नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष सिंह आपके लिए आज हम लेकर के आए हैं मध्य प्रदेश की सीरीज़। और इसके माध्यम से हम मध्य प्रदेश पर होने वाली समस्त परीक्षाओं को क्या करेंगे, कवर करेंगे। अर्थात पीएससी हो या कांस्टेबल हो, पटवारी हो या और भी अन्य एग्ज़ाम जो मध्य प्रदेश शासन द्वारा लिए जाते हैं, उसके दृष्टिकोण से हम मध्य प्रदेश को आज से पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी से एक निवेदन है कि हम पूर्ण रूप से निःशुल्क पढ़ाने वाले हैं और हम चाहते हैं कि यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें एवं अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं, ताकि आपकी तैयारी में भी फ़ायदा हो सके और हमारा भी उत्साहवर्धन हो सके। तो चलो दोस्तों, आपका समय बर्बाद ना करते हुए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के बारे में। और सबसे पहले हम मध्य प्रदेश के गठन के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है, मध्य प्रदेश का मैप बना हुआ है। हम इसको स्टार्ट करेंगे 1947 से 1956 तक, अर्थात जब हमारा भारत आज़ाद हुआ और आज़ाद होने के बाद किस तरह से हमारे मध्य प्रदेश की रचनाएं हुई और लास्ट में 1956 में किस तरह से मध्य प्रदेश का गठन हुआ और किन किन प्रांतों से मिलकर इस गठन हुआ, इसके बारे में हम समझेंगे। उससे पहले हम इस बात को समझते हैं कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, जब आज़ाद हुआ तो आज़ाद होने से पहले कैबिनेट मिशन आया और कैबिनेट मिशन जो आया था वो 1946 में आया था। जब 1946 में कैबिनेट मिशन आया तो कैबिनेट मिशन के आधार पर हमारी संविधान सभा का गठन हुआ। और जब संविधान सभा का गठन हुआ तो संविधान सभा के जो हमारे चेयरमैन थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। जब संविधान सभा का गठन किया गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चेयरमैन बनाया गया तो काफ़ी मेंबर्स के द्वारा ये बात आगे आई कि किस तरह से आगे हमारे राज्यों का गठन होगा। इसी परिप्रेक्ष्य में बार बार संविधान सभा की बैठकों में बात उठाई गई। कई लोगों के द्वारा ये बात उठाई गई कि किस तरह से हमारे राज्यों का गठन होगा और अधिकतर लोगों के द्वारा ये बात कही गई कि हमारे राज्यों का जो गठन होगा वो भाषा के आधार पर होना चाहिए। जब कई लोगों के द्वारा हमारे मध्य प्रदेश या अन्य राज्यों के गठन के संबंध में जब भाषा के आधार पर बात की गई, चूँकि हमारा देश उस समय नया नया आज़ाद हो रहा था और एक लोकतंत्र की ओर बढ़ रहा था, तो लोकतंत्र के लिए यह आवश्यक है कि किसी भी राज्य का गठन भाषा के आधार पर ना किया जाए, क्योंकि यदि हम भाषा के आधार पर गठन करते हैं तो एक तरह से क्या हो सकता है, एकात्मक भावना को चोट पहुंच सकती है। ठीक है, तो क्या हो रहा था, तो अधिकतर लोगों की ये राय थी, जो संविधान के वरिष्ठ लोग थे उनका ये मानना था कि यदि संभव हो सके तो राज्यों का गठन प्रशासनिक आधार पर किया जाना चाहिए, ताकि भारत को एक समूचे एकजुट किया जा सके, सभी राज्यों को एक साथ लाया जा सके। इसी परिप्रेक्ष्य में जब संविधान सभा से इस बात की डिमांड की गई कि हमारे जो राज्य होंगे, राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया जाना चाहिए, तो संविधान सभा के द्वारा क्या किया गया, भाषा के आधार पर राज्य गठन के लिए एक समिति का गठन किया गया जिसका नाम था एस.के. धर समिति। ठीक है, हम एस.के. धर समिति को पहले पढ़ेंगे, उससे पहले हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं कि किस तरह से इसकी पृष्ठभूमि तैयार होती है। यदि हम बात करें आज़ादी की, तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे यहाँ लगभग 565 के आसपास देसी रियासतें हुआ करती थी। तो जो 565 देसी रियासतें हुआ करती थी, लगभग उनमें से अधिकतर रियासतों ने क्या कर लिया था, विलय पत्र पे हस्ताक्षर कर दिए थे और भारत के साथ जुड़ गए थे। कुछ 2-3 रियासतें ऐसी थी जिन्होंने काफ़ी विरोध और कई माध्यम से ऐसा हुआ, लेकिन अंततः उनको भी भारत में मिला लिया गया अन्य प्रकार से। जैसे हम बात करें हैदराबाद की, तो हैदराबाद को सैन्य कार्यवाही के माध्यम से हम मिला लिया गया भारत में। अगर हम जूनागढ़ रियासत की बात करें, जो कि गुजरात के आसपास हुआ करती थी, उसको जनमत संग्रह के आधार पर मिला लिया गया। और यदि हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो वहाँ के राजा के द्वारा विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के पश्चात हमारे भारत में मिला लिया गया। क्या हो रहा है, 565 रियासतें हैं, सभी रियासतें धीरे धीरे करके क्या हो रहे हैं, भारत में विलय हो गए, सभी भारत में एकजुट हो गए। जब संविधान सभा का गठन हुआ तो सभी जगह सभी रियासतों से मेंबर्स हुए। सभी मेंबर्स में पहले इस बात को लेकर काफ़ी मत था कि जो राज्यों का गठन होगा वो भाषा के आधार पर होना चाहिए। लेकिन जब संविधान सभा का गठन हुआ और संविधान सभा के गठन होने के पश्चात यह समझा गया कि एक अच्छे लोकतंत्र के लिए यह आवश्यक है कि भाषा को आधार न बनाते हुए प्रशासनिक आधार पर हम राज्यों का गठन करें। इसी परिप्रेक्ष्य में लोगों के द्वारा मांग की गई। जब मांग की गई तो जून 1948 की बात है। कब की बात है? जून 1948 की बात है। जून 1948 में हमारे जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद,
उन्होंने एक कमीशन का गठन कर दिया जिसका नाम था एस.के. धर आयोग। किसका गठन कर दिया गया? धर आयोग का गठन किया गया और इसके जो अध्यक्ष थे, अर्थात यह एक मेंबर ही था, बॉडी था, और इसके जो अध्यक्ष थे वो एस.के. धर थे। ठीक है। जब एस.के. धर समिति का गठन किया या आयोग का गठन किया गया तो इनको इस बात के लिए बताया गया कि यदि हो सके तो आप इस बात का अध्ययन करें और निष्कर्ष निकाल कर यह बताएं कि क्या भाषा के आधार पर राज्यों को गठन करना आवश्यक है या फिर प्रशासनिक आधार पर राज्यों का गठन किया जाए। तो धर आयोग का जब गठन किया गया 1948 में, कब किया गया है धर आयोग का गठन? सन 1948 में, और ये गठन किया गया था जून में। कब किया गया था? जून 1948 में। जब धर आयोग का गठन किया गया तो धर आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो है वो दिसंबर 1948 अर्थात 1948 में सौंप दी। जब धर कमीशन ने रिपोर्ट सौंपी तो रिपोर्ट में इन्होंने कहा कि एक अच्छे लोकतंत्र के लिए यह आवश्यक है कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जाना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि जो धर आयोग था, धर आयोग ने इस बात से नकार दिया कि भाषा के आधार पर भारत में राज्यों का गठन किया जाना चाहिए। इन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर हमारे यहाँ भारत में राज्यों का गठन नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है। चूँकि यह एक सदस्यीय आयोग था, कमीशन था, तो संविधान सभा ने सोचा कि क्यों ना इनके द्वारा दी गई रिपोर्ट का वापस से पुनर्अवलोकन किया जा सके, ताकि इस बात की प्रमाणिकता मिल जाए कि हाँ, हम जो कार्य कर रहे हैं वो सही। तो धर आयोग की रिपोर्ट के आधार को या उस रिपोर्ट को पुनर्विचार करने के लिए एक 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया, और इस 3 समिति जो थी 3 सदस्यीय समिति, उसका नाम है JVP कमेटी। कौन सी कमेटी है? JVP कमेटी। अब यहाँ पर JVP कमेटी के बारे में समझिए। इसका गठन हो रहा है कब? दिसंबर 1948 में। जब धर आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और कहा कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए, तो इस बात पर पुनर्विचार करने के लिए वापस से एक समिति का गठन किया गया, जिस समिति में 3 सदस्य हुआ करते थे टोटल। उस समिति का जो नाम था वो JVP समिति था, अर्थात जैसे आपके जवाहरलाल नेहरू, V से हो गए आपके कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि आपके होम मिनिस्टर हुआ करते थे, और P से होते हैं कौन? पट्टाभी सीतारमैया। क्या हुआ? जब धर आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को खारिज कर दिया, तो खारिज करने के बाद संविधान सभा ने क्या करा? पुनर्विचार करने के लिए समिति का गठन किया, JVP समिति का। तो JVP समिति जब दिसंबर 1948 में गठित हुई तो इसने वापस से धर आयोग की जो अनुशंसाएं थी उस पर विचार विमर्श करा, और काफ़ी लंबे लगभग 1 वर्ष के पश्चात JVP कमेटी ने भी एक रिपोर्ट सौंपी, और उस रिपोर्ट में कब? दिसंबर 1949 में। लगभग 1 वर्षों का समय इस कमेटी ने लिया, और इसने यह एक बात कही कि जो धर आयोग ने रिकमेंड किया है कि भाषा के आधार पर किसी भी राज्य का गठन नहीं किया जाना चाहिए, वो सही है। अर्थात हमें भाषा के आधार पर अभी वर्तमान स्थिति में किसी भी राज्य का गठन नहीं किया जाना चाहिए। ठीक। जब धर आयोग और JVP समिति की दोनों की सिफारिश में इस बात को क्लियर कर दिया गया कि भाषा के आधार पर भारत में राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए, तो काफ़ी इसका विरोध हुआ, और इसका विरोध होना शुरू हुआ। हम समझेंगे कि इसका धीरे धीरे विरोध होना शुरू हुआ। जब विरोध हो रहा था तो उस समय इतना ज़्यादा विरोध नहीं हुआ, धीरे धीरे विरोध चलता रहा, और विरोध चलते चलते अंततः हम आएंगे 1952 में। कब आएंगे? 1952 में आएंगे, 1952 में आएंगे। और 1952 में ये जो भाषा के आधार पर राज्यों की मांग चल रही थी, ये उस समय तत्कालीन एक प्रेसिडेंसी हुआ करती थी आपकी मद्रास। कौन सी प्रेसिडेंसी हुआ करती थी? तो मद्रास प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। और मद्रास प्रेसिडेंसी जो थी, उस प्रेसिडेंसी के अंतर्गत एक आपका अलग राज्य की मांग की गई, जिसका नाम था आंध्र प्रदेश।
किसकी मांग की गई? आंध्र प्रदेश की मांग लगातार की जा रही थी। और ये जो मांग कर रहे थे वो हैदराबाद में एक थे जिनका नाम था क्या? इनका नाम था पोट्टी श्री रामुल्लू। ये क्या कर रहे थे? ये लगातार शुरू से ही भाषा के आधार पर राज्य का गठन करना चाह रहे थे और ये लगातार इस पर क्या कर रहे थे? अनशन कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ, जब अंततः 2 से 3 वर्ष निकल गए, क्योंकि दिसंबर 1949 में जेबीपी कमेटी ने भी इस बात को खारिज करा, तो धीरे धीरे जब 2 वर्ष हो गए और कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहे थे तो अंततः इन्होंने क्या करा? भूख हड़ताल शुरू कर दी। और ये हड़ताल इन्होंने जुलाई अगस्त 1952 में शुरू करी। और जब ये भूख हड़ताल इन्होंने शुरू करी तो इनकी अक्टूबर में, इसी वर्ष अक्टूबर माह में, कब? 1952 में पोट्टी श्री रामुल्लू की लगभग 58 दिन के भूख हड़ताल के पश्चात क्या हो गई? मृत्यु हो गई। जैसे ही भूख हड़ताल के दौरान पोट्टी श्री रामुल्लू की मृत्यु हुई या उनका देहांत हुआ, तो क्या हुआ? जो आंदोलन उग्र नहीं था वो आंदोलन वापस से उग्र होने लगा। और जब उग्र होने लगा तो भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे, उन्होंने ये स्थिति को भांप लिया कि अब अगर निर्णय नहीं लिया गया तो दिक्कत बढ़ सकती है। इसी क्रम में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 15 दिसंबर की बात है, आपने ये सब समझ लिया हो तो आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में जब पोट्टी श्री रामुल्लू की मृत्यु हो गई भूख हड़ताल के दौरान, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 15 दिसंबर 1952 में, कब की डेट है? तो डेट है आपकी ये 15 दिसंबर 1952 में। कब की बात कर रहे हैं अपन? 15 दिसंबर 1952 में क्या किया गया? प्रधानमंत्री आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा तत्कालीन जो पीएम हुआ करते थे, कौन हुआ करते थे? जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे। जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या करा? एक भाषाई आधार पर राज्य बनाने की घोषणा कर दी। और हालांकि ये जब घोषणा कर दी तो इसी परिप्रेक्ष्य में लगभग 1 वर्ष पश्चात अर्थात 1 अक्टूबर सन 1993 में आपका एक भाषा के आधार पर प्रथम राज्य का गठन किया गया जिसका नाम था आंध्र प्रदेश। क्या था? आंध्र प्रदेश था। ठीक है, आपको हमने हिस्ट्री के कुछ पार्ट्स बताए कि किस तरह से राज्यों के विचार विमर्श हो रहा था और राज्यों के गठन के कैसी मांग की गई। इसी परिप्रेक्ष्य में क्या हुआ? आपके भाषा के आधार पर प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश का गठन 1 अक्टूबर 1953 में हो गया। यहाँ तक हम समझ लिए, अर्थात हमारा एक राज्य का गठन हो गया है किसका? भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का। अब हम बाकी चीज़ें बाद में कंटिन्यू करेंगे राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में। उससे पहले हम समझ लेते हैं कि जो मध्य प्रदेश है इसमें कौन कौन से पार्ट्स हुआ करते थे 1947 में। हम एक पक्ष ये देख लेते हैं कि जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय हमारे भारत में किस तरह से राज्यों का बंटवारा किया गया था और राज्यों को किस स्थिति में बांटा गया था। तो इसकी हम श्रेणी देख लेते हैं कि राज्य की श्रेणी क्यों जरूरी है, क्योंकि जब हम मध्य प्रदेश पढ़ेंगे तो मध्य प्रदेश में हम पार्ट 1 अर्थात पार्ट ए, पार्ट बी एवं पार्ट सी तीनों के बारे में वर्णन करेंगे। इसलिए यह जरूरी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि पार्ट ए, बी, सी क्या थे। तो क्या हुआ? 1947 के आसपास जब ये बात चल रही थी तो उसी समय क्या हुआ? जब हम आज़ाद हो गए तो आज़ाद हुए तो जो हमारा स्ट्रक्चर था प्रांतों का, तो उस प्रांत को हमारी तत्कालीन अंतरिम जो सरकार थी उसने 4 भागों में विभाजित करा। कितने भागों में विभाजित करा? 4 भागों में, अर्थात 4 प्रकार के राज्यों का गठन किया गया था। इनको अपन समझ लेते हैं कि 4 राज्य एक्चुअली कैसे हुआ करते थे। तो इनका कुछ नहीं है, इनको पार्ट में बांटा गया था। एक था पार्ट ए, दूसरे की बात करें तो पार्ट बी, तीसरे की बात करें तो क्या है आपका पार्ट सी, और अंतिम जो था वो था पार्ट डी। हालांकि हमारे मध्य प्रदेश में पार्ट डी का कोई भी हिस्सा नहीं है तो हम पार्ट डी का अध्ययन नहीं करेंगे, फिर भी हम इसके बारे में थोड़ा बहुत समझेंगे। क्या हो रहा है? जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में
जब आज़ाद हुआ तो उस समय चूंकि अंग्रेज़ हमारे यहाँ से चले गए थे, जब अंग्रेज़ चले गए तो क्या हुआ, प्रांतों को बांटा गया। तो उस समय जो प्रांत बांटे गए वो 4 श्रेणी में बांट दिए गए, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी में। तो पार्ट ए में कैसे राज्यों को रखा गया, तो पार्ट ए के अंतर्गत ऐसे राज्यों को रखा गया जो कि पूर्ण रूप से ब्रिटिश शासन के अधीन थे। किसके अधीन थे, ब्रिटिश शासन के अधीन थे। अर्थात भारत में जहां पर अंग्रेजों का डायरेक्ट शासन हुआ करता था वो वाले राज्यों को सभी को किस में डाल दिया गया, आपके पार्ट ए में डाल दिया गया। जो पार्ट बी थे, पार्ट बी में ऐसी जगह को रखा गया, जो पार्ट बी था, पार्ट बी में ऐसे राज्यों को रखा गया जिनके बारे में आपने सुना भी होगा, जो रियासतें हुआ करती थी। जैसे हमारे यहाँ 2 रियासतें प्रमुख हैं, जैसे मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो ग्वालियर और हम इंदौर के बारे में वर्णन करते हैं। ग्वालियर सिंधिया वंश हुआ करता था और आपके इंदौर जो है वो होलकर वंश से संबंधित था। तो ऐसी रियासतें पार्ट बी के अंतर्गत रखी गई जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के संरक्षक के रूप में शासन कर रहे थे, मतलब उनके संरक्षण से शासन कर रहे थे। ये स्वतंत्र तो नहीं थे, पर ये भी नहीं कहा जा सकता कि ये पूर्ण रूप से ब्रिटिश शासन के अधीन थे। ठीक है, तो पार्ट बी के अंतर्गत ऐसे शासन को रखा गया या ऐसी देसी रियासतों को रखा गया जो काफ़ी बड़ी रियासतें हुआ करती थी, और ये क्या करते थे, इनको किसी न किसी प्रकार से पैकेज का प्रावधान किया गया। अर्थात इनका जब विलय किया गया तो इनको एक प्रिवी पर्स दिया गया। प्रिवी पर्स क्या होता है, तो प्रिवी पर्स से आशय ऐसा है कि जब इन्होंने हमारे यहाँ विलय पत्र पे हस्ताक्षर करे तो सरकार ने उनको यह आश्वासन दिया कि यदि आप हमारे साथ आ रहे हैं, भारत राज्य में मिल रहे हैं, तो हम आपके राजा रजवाड़े के खर्चों के लिए, देखरेख के लिए एवं आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा पैकेज देंगे या ऐसी राशि देंगे जो लोकतंत्र के ऊपर भारित होगी। ठीक है, तो पार्ट बी वाले हिस्से में कैसी रियासतों को रखा गया, ऐसी रियासतों को रखा गया जो कि क्या थी, अंग्रेज शासन के सानिध्य में थी और क्या कर रही थी, स्वतंत्र रूप से शासन कर रही थी। और इनको क्या प्रावधान किया गया था, प्रिवी पर्स का प्रावधान इनको किया गया था, अर्थात इनको कुछ विशेष पैकेज देने का प्रावधान किया गया था। जो पार्ट सी वाला हिस्सा था, पार्ट सी वाले हिस्से में इसके अलावा जैसे क्या हो रहा है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंतर्गत पूरी जो शासन हो रहा था वो किस में चला गया, पार्ट ए में चला गया। अगर पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी में ऐसी रियासतों को रखा गया, बड़ी बड़ी रियासतों का, जो अंग्रेजों के संरक्षक से राज्य कर रही थी। ठीक है, अर्थात उनको प्रिवी पर्स मिल रहा था। और पार्ट सी वाले में ऐसी रियासतों को रखा गया जो छोटी छोटी रियासतें आपकी हुआ करती थी। छोटी छोटी रियासतों को किस में रख दिया गया, पार्ट सी में। और पार्ट डी की अगर बात करें, पार्ट सी की हम बात कर लें, पार्ट सी में क्या कर दिया गया, आपकी छोटी छोटी जो रियासतें थीं उनको इसके अधीन, इसके पार्ट सी के अंतर्गत डाला गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में है। और पार्ट डी जो है, पार्ट डी चूंकि मध्य प्रदेश में हमको नहीं पढ़ना है, बस आप इतना ध्यान रखें कि पार्ट डी के अंतर्गत केवल अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह आता था। तो क्या हुआ, जब स्वतंत्र भारत हुआ तो भारत जब स्वतंत्र हुआ तो 4 श्रेणी में राज्यों को बांटा गया, पार्ट ए, पार्ट बी एवं पार्ट सी और पार्ट डी में। पार्ट ए में वे रियासतें थी, पार्ट ए में वे राज्य थे जो डायरेक्ट ब्रिटिश शासन के अधीन थे, तो उनको डायरेक्ट भारत में मिला दिया गया था, तो वो उनको रख दिया गया किसमें, पार्ट ए में। पार्ट बी की बात करें तो ऐसी रियासतें थी जो ब्रिटिश क्राउन के मतलब उनके सपोर्ट से शासन कर रहे थे और उनको विशेष पैकेज दिया गया जब वो विलय हुए हमारे यहाँ। पार्ट सी में ऐसे थे जो छोटी छोटी आपकी रियासतें हुआ करती थी, वो पार्ट सी का हिस्सा हुआ करती थी। जैसे आपका देखा जाए तो भोपाल रियासत एक छोटी सी हुआ करती थी। इसके अलावा रीवा की भी एक रियासत हुआ करती थी। विंध्य प्रदेश अगर हम बात करें तो वहाँ भी छोटी छोटी रियासतें हुआ करती थी। तो पार्ट सी के अंतर्गत क्या कर दिया गया, छोटी छोटी रियासतों को पार्ट सी का भाग बना दिया गया। पार्ट डी में अंडमान निकोबार को बांट दिया गया। अब हम यहाँ पर समझ चुके हैं पार्ट ए, बी एवं सी के बारे में। अगर बात करें पार्ट ए की और पार्ट बी की और पार्ट सी की, तो ये तीनों ही मध्य प्रदेश में इसके कुछ ना कुछ हिस्से रहे हैं जो वर्तमान मध्य प्रदेश में हैं। अब हम इसको समझेंगे और इस तरह से अब हम मध्य प्रदेश पे आते हैं। जब तत्कालीन मध्य प्रदेश का गठन हुआ तो उस समय इसे मध्य प्रदेश नहीं कहा जाता था, इसको मध्य भारत कहा जाता था। ठीक है,
तो मध्य भारत या वर्तमान मध्य प्रदेश की हम बात करें या 1956 के मध्य प्रदेश की बात करें, तो उस समय जो मध्य प्रदेश में 3 पार्ट के जो प्रांत थे उनका हिस्सेदारी हुआ करती थी, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी की। तो हम समझते हैं पार्ट ए, चूंकि क्या है, पार्ट ए वाला जो हिस्सा था वो सीपी वाला था, अर्थात सेंट्रल प्रोविंस वाला इलाका था। क्या हुआ, सेंट्रल प्रोविंस सबसे पुराना हिस्सा माना जाता है मध्य प्रदेश को और सबसे बड़ा हिस्सा भी है। यही वजह है कि इसको मध्य भारत भी कहा जाता था। जब 1947 की हम बात करें और 1956 की, जब तक इसका नाम मध्य प्रदेश नहीं पड़ा था, तब इसे ज़्यादातर सीपी एवं बरार या मध्य भारत के नाम से जाना जाता था। तो क्या हुआ, जो निचला वाला हिस्सा मध्य प्रदेश में, तत्कालीन मध्य प्रदेश में नीचे वाला जो इलाका था, ये सेंट्रल प्रोविंस का इलाका हुआ करता था। ठीक है, और सेंट्रल प्रोविंस का 1861 में इसका गठन कर दिया गया था। उसके बाद 1936 में बरार को बनाया गया प्रांत, और इस तरह से सीपी और बरार दोनों को 1936 में क्या कर दिया गया था, एक ही प्रांत बना दिया गया था, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंतर्गत आता था। तो मध्य भारत वाले हिस्से में, अर्थात विदर्भ वाले इलाके को हम देख लें, या सीपी सेंट्रल प्रोविंस वाले पार्ट में बरार के बारे में बात कर लें, या महाराष्ट्र वाला जो कुछ इलाका है वो पार्ट सी का हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, तो पार्ट ए का हिस्सा हुआ करता था। तो जो पार्ट ए हुआ करता था, पार्ट ए को जो राजधानी हुआ करती थी, अब हम यहीं पर से राजधानी और इनके सीएम को भी लेके चलेंगे। जो पार्ट ए आपका था मध्य प्रदेश में, इसकी जो राजधानी हुआ करती थी वो हुआ करती थी नागपुर। क्या हुआ करती थी, नागपुर हुआ करती थी, और नागपुर पार्ट ए की राजधानी थी। और इसके जो मुख्यमंत्री थे आपके, वो हुआ करते थे पंडित रविशंकर शुक्ल। ठीक है, अब बात करते हैं पार्ट बी। पार्ट बी वाला जो हिस्सा है वो पूरा की पूरा आपका जो मध्य प्रदेश, अगर हम बात करें तो पूर्वी मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, जो पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश है आपका, पश्चिमी मध्य प्रदेश वाला जो पूरा इलाका है पार्ट बी के अंतर्गत आता है, और मध्य भारत इसको कहा जाता था उस समय। ठीक है, तो मध्य भारत के अंतर्गत कौन सा पार्ट आता था, तो पार्ट बी आता था। पार्ट बी में मध्य भारत में अगर बात करें तो मध्य भारत की जो राजधानी हुआ करती थी वो 2 थी। वो एक हुआ करती थी 6.5 महीने के लिए, अर्थात 6 सही 1/2, और एक होती थी 5.5 महीने के लिए। जो 6 महीने के लिए हुआ करती थी वो हुआ करती थी क्या, आपके ग्वालियर। अगर हम बात करें पार्ट बी के हिस्से की, तो जो पार्ट बी वाला हिस्सा आज वर्तमान में मध्य प्रदेश में है, तो वो पार्ट बी वाला हिस्सा को मध्य भारत कहा जाता था। और इस मध्य भारत की जो राजधानी 2 हुआ करती थी, एक हुआ करती थी यहाँ पर क्या, ग्वालियर, और एक हुआ करती थी इंदौर। तो ग्वालियर जो हुआ करती थी, ग्वालियर में क्या है आपका सिंधिया वंश आप जानते हैं। अगर इंदौर की बात करें तो इंदौर में होलकर वंश है। तो ये पूरा हिस्सा जो था ये पार्ट बी का हिस्सा था। ठीक है, अब पार्ट सी के बारे में बात करते हैं, और उससे पहले पार्ट बी के जो क्या बोलते हैं चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे उनके बारे में देख लेते हैं कि कौन हुआ करते थे। तो इंदौर और ग्वालियर के जो चीफ मिनिस्टर उस समय हुआ करते थे वो हुआ करते थे कौन, आपके सीएम की बात करें तो लीलाधर सेठ। कौन हुआ करते थे, लीलाधर सेठ हुआ करते थे। हमने पढ़ा पार्ट ए के बारे में। पार्ट ए के अंतर्गत सीपी एवं बरार वाला इलाका आता है, अर्थात जो मध्य प्रदेश या दक्षिण भारत का हिस्सा और कुछ पूर्वी मध्य प्रदेश का हिस्सा इसमें आता है। पार्ट बी की बात करें तो पश्चिमी इलाका जो है, पश्चिमी भाग जो है मध्य प्रदेश का, वो पूरा की पूरा किस में आता था, मध्य भारत में आता था, और ये पार्ट बी का हिस्सा हुआ करता था। और इसकी राजधानी 2 हुआ करती थी, ग्वालियर एवं इंदौर हुआ करती थी। और इसके जो चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे वो कौन थे, लीलाधर सेठ थे। अब पार्ट सी के बारे में बात करते हैं। पार्ट सी के अंतर्गत विंध्य प्रांत और भोपाल आते हैं। 2 रियासतें यहाँ पर आया करती थी, एक भोपाल आता था पार्ट सी के अंतर्गत, और एक कौन सा आता था, आपका विंध्य प्रांत आता था। ठीक, और कुछ पूर्वी रियासतें भी इसमें शामिल थी। तो जो विंध्य प्रांत वाला था, विंध्य प्रांत वाले जो इलाका था, विंध्य प्रांत वाले इलाके के जो चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, चूंकि ये पार्ट सी का हिस्सा है, तो जो पार्ट सी का हिस्सा है इसके जो सीएम थे वो कौन थे, तो शंभू जी से, शंभुनाथ जी। कौन हुआ करते थे, शंभुनाथ जी हुआ करते थे। पार्ट सी की बात कर रहे हैं हम। पार्ट सी में 2 चीज़ें हमारे वर्तमान मध्य प्रदेश में है। एक क्या है, विंध्य प्रांत था, जो कि पुराने समय में विंध्य प्रांत हुआ करता था, और एक क्या है, भोपाल। तो जो विंध्य प्रांत था, विंध्य प्रांत के जो चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे वो शंभुनाथ शुक्ल थे।
और भोपाल की बात करें तो भोपाल के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे आपके शंकर दयाल शर्मा। कौन हुआ करते थे भोपाल के? तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, पार्ट सी को हम पढ़ रहे हैं। पार्ट सी में एक आपका है विंध्याचल वाला इलाका, या विंध्य प्रांत आप, या विंध्य प्रांत भी आप बोल सकते हैं, विंध्य प्रदेश भी बोल सकते हैं। और विंध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन है? शंभुनाथ जी हैं। ठीक है, ये तो हो गया विंध्य प्रांत के शंभुनाथ। अब हम बात करें किसकी? भोपाल रियासत की। तो भोपाल जो है, भोपाल भी पार्ट सी का हिस्सा हुआ करता था। तो पार्ट सी का हिस्सा भोपाल हुआ करता था और इसके जो चीफ मिनिस्टर थे वो शंकर दयाल शर्मा थे। कौन हुआ करते थे? शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, यहां तक समझ में आए। अब हम एक बार आपको वापस से रिवीजन करा देते हैं। जो उस समय जो मध्य प्रदेश था, उस मध्य प्रदेश को पूरा जब 1947 में इसको बनाया गया, उस समय इसको मध्य भारत या सीपी बरार वाला क्षेत्र कहा जाता था, सेंट्रल प्रोविंस या बरार वाला। तो इसके अंतर्गत क्या है, 3 पार्ट ए, पार्ट बी एवं पार्ट सी के हिस्से आया करते थे। अगर पार्ट ए की बात करें तो सेंट्रल प्रोविंस की बात करते हैं अपन। सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार या महाराष्ट्र वाला जो नीचे वाला इलाका है, ये पार्ट ए के अंतर्गत आता है। पार्ट बी की अगर बात करें तो पश्चिमी मध्य प्रदेश, भोपाल एवं ग्वालियर एवं इंदौर रियासत जो हुआ करती थी, वो वाला हिस्सा मध्य भारत के अंतर्गत आया करता था। अगर हम बात करें किसकी? पार्ट सी की, तो पार्ट सी के अंतर्गत विंध्य प्रांत आया करता था और रीवा के कुछ इलाका अर्थात पूर्वी मध्य प्रदेश आया करता था, और भोपाल भी पार्ट सी के अंतर्गत आया करता था। तो आप कभी भी आपसे क्वेश्चन बने कि मध्य प्रदेश का गठन किन किन से मिलकर बना था, तो पार्ट ए, बी एवं सी से मिलकर बना है। और सभी के हमने आपको चीफ मिनिस्टर भी बता दिए हैं और इनका एरिया भी बता दिए हैं कि कहाँ कहाँ से। अब अपन समझते हैं कहाँ पर वापस आते हैं अपन। जो भाषा के आधार पर पहला राज्य का गठन हो रहा है वहाँ पर आ जाते हैं। अब किस तरह से आपका मध्य प्रदेश 1956 में गठित होगा, अब इसको अपन यहाँ पर से समझेंगे। तो अब हम इसको मिटा देते हैं और अब समझते हैं कि जब 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर आपके पहले राज्य आंध्र प्रदेश का गठन किया गया, तो जैसे ही गठन किया गया, चूँकि उस समय बहुत सारे लोग इस बात को लेके बार बार मांग कर ही रहे थे और आंदोलन आपका बंद हुआ नहीं था, ठीक है, तो बार बार ये बात चल रही थी। तो इसी क्रम में लोगों ने वापस से मांग करी कि जब आपने आंध्र प्रदेश का गठन भाषा के आधार पर करा है, तो आप हमारे भी जो राज्य अब बनेंगे वो भाषा के आधार पर इनका गठन किया जाना चाहिए। ठीक है, तो सरकार ने इस बात को मान लिया और इस बात को मानने के बाद भाषा के आधार पर राज्य गठन करने के लिए सरकार ने निर्णय लिया। ठीक है, तो इसी के समय आपका अगर बात करें 1953 में, हम 1953 में किसका गठन कर रहे हैं? आंध्र प्रदेश का गठन कर रहे हैं। इसी समय वापस से मांग की गई कि जो आपका राज्य है, राज्यों का गठन वापस से किसके आधार पर होना चाहिए? भाषा के आधार पर होना चाहिए। तो 1953 में वर्तमान तत्कालीन जो सरकार थी, तत्कालीन सरकार ने वापस से एक आयोग का गठन करा जो कि 3 सदस्यीय था, वो था फजल अली आयोग। ठीक है, और ये जो आयोग था ये था राज्य पुनर्गठन आयोग। क्या था ये? राज्य पुनर्गठन आयोग। ठीक है, जब 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर प्रथम राज्य बनाया गया, तो तत्कालीन समय के आपके जो नेता हुआ करते थे उन्होंने क्या करा, वापस से ये मांग करी कि अब राज्यों का गठन किस आधार पर किया जाना चाहिए? भाषा के आधार पर किया जाना चाहिए। ठीक है, तो जब मांग की गई तो इस मांग को मानते हुए सरकार ने क्या करा, एक राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 का गठन करा, जो किसकी अध्यक्षता में करा? फजल अली की अध्यक्षता में किया। और इसमें कुल 3 सदस्य हुआ करते थे। जो फजल अली थे वो इसके अध्यक्ष थे और इसके 2 अन्य सदस्य थे। वो कौन थे? तो याद रखिएगा, एक थे आपके हृदयनाथ कुंजरू,
कौन हुआ करते थे? हृदयनाथ कुंजरू। और एक और हुआ करते थे के.एम. पडिक्कर। समझिए इस चीज़ को, क्या हो रहा है, भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन जैसे हुआ तो सरकार से मांग की गई, तो सरकार ने क्या करा, एक वापस से आयोग का गठन करा, फजल अली आयोग का, जो कि राज्य पुनर्गठन आयोग था। एक तरह से राज्य पुनर्गठन आयोग को बनाया गया और यह 3 सदस्यीय था। फजल अली इसके अध्यक्ष हुआ करते थे, चेयरमैन हुआ करते थे। और अन्य 2 मेंबर थे, वो थे कौन? हृदयनाथ कुंजरू और कौन हुआ करते थे? के.एम. पडिक्कर। ठीक है, तो हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पडिक्कर और फजल अली 3 सदस्यीय एक आयोग बनाया गया जिसका नाम था राज्य पुनर्गठन आयोग। और इसने क्या करा, इसने इसको यह कार्य सौंपा गया आयोग को कि आप ये बताएं कि हम किस तरह से भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कर सकते हैं और कितने राज्यों का गठन हमें करना चाहिए ताकि प्रशासनिक दृष्टिकोण से असुविधा ना हो। ठीक है, जब यह बात हुई तो क्या करा, फजल अली आयोग जो था उसने क्या करा 1955 में, कब, इसको लगभग 2 वर्ष लग गए, और इसने क्या करा 1955 में आपके एक रिपोर्ट सौंपी। आप ये याद रखिएगा, फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पडिक्कर 3 सदस्यीय एक आयोग था, राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसकी स्थापना 1953 में की गई थी। ठीक है, अब हम इसको मिटा रहे हैं और आगे बढ़ते हैं। तो जब राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में किया गया, जब 1953 में इसका गठन किया गया तो इसने 2 वर्षों में अपनी रिपोर्ट सौंपी। और राज्य पुनर्गठन आयोग ने जब रिपोर्ट सौंपी, कब, 1955 में। क्या हो रहा है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया 1953 में। जैसे 1953 में किया गया तो इसको कार्य सौंपा गया कि आप ये बताएं कि भारत में ऐसे कितने राज्यों को हम भाषा के आधार पर बना सकते हैं, और ऐसा बताइए ताकि प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी असुविधा ना हो। तो आयोग ने काम करा और 1955 में क्या करा, अपनी रिपोर्ट सौंप दी। जब यह रिपोर्ट इन्होंने सौंप दी तो क्या हुआ, जैसे रिपोर्ट सौंपी तो रिपोर्ट सौंपने के बाद उन्नीस में जब इन्होंने रिपोर्ट सौंपी तो रिपोर्ट के आधार पर ही हमारी संसद में राज्य पुनर्गठन विधेयक लेकर आया गया, और विधेयक के द्वारा से 7वें संविधान संशोधन के माध्यम से इस आयोग की अनुशंसा के आधार पर 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश जब राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1955 में रिपोर्ट सौंपी तो इसी के आधार पर संसद में 1956 में एक विधेयक लाया गया है, राज्य पुनर्गठन विधेयक लाया गया, और विधेयक के माध्यम से हमारे संविधान में 7वां संविधान संशोधन किया गया 1955 में। ठीक है, जब 7वां संविधान संशोधन किया गया, कब किया गया, 7वां संविधान संशोधन आपका किया गया 1956 में, और इसी के आधार पर क्या किया गया, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिकमेंड के आधार पर 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। तो इस तरह से आपके राज्यों का गठन हो गया, 14 राज्यों का, और इसी समय हमारे मध्य प्रदेश का भी गठन हुआ था, जो कि डेट क्या है आपकी, 1 नवंबर 1956। ठीक है, 7वें संविधान संशोधन के माध्यम से क्या हुआ, हमारे संविधान में संशोधन किया गया और राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया गया, और भाषा के आधार पर करते हुए 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। इसी समय हमारे मध्य प्रदेश का गठन भी हुआ 1 नवंबर 1956 को। अब हम यहीं से समझेंगे, जब 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ तो उस समय सीपी अर्थात बरार के जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे वो पंडित रविशंकर शुक्ल हुआ करते थे, और इन्हें ही पूरे मध्य प्रदेश को जो गठित करा है पार्ट ए, बी एवं सी, इसको मिलाकर के एक मध्य प्रदेश का नाम दिया गया इसको, और इसके मुख्यमंत्री बनाए गए आपके कौन, पंडित रविशंकर शुक्ल। जब पंडित रविशंकर शुक्ल को मुख्यमंत्री बनाया गया उस समय हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट की संख्या 43 हुआ करती थी। ठीक है, और इस समय छत्तीसगढ़ आपका अलग नहीं हुआ है। ठीक है, अब अपन यहीं पर से समझेंगे कि जब ये गठन हो रहा है 1 नवंबर 1956 को, चूँकि ये भाषा के आधार पर हो रहा है,
तो भाषा के आधार पे होगा तो कुछ ना कुछ क्षेत्र अपने यहाँ से दूसरे राज्यों में जाएगा और दूसरे राज्यों से अपने राज्यों में कुछ ना कुछ क्षेत्र आएगा। अब हम इसको समझते हैं कि जब 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन किया गया तो कौन से इलाके से कौन सा क्षेत्र हमारे राज्य से हटाया गया था और मिलाया भी गया था। तो समझते हैं, हमने चूंकि सीपी अर्थात सेंट्रल और बरार के बारे में देखा है, तो सेंट्रल एवं बरार में एक क्षेत्र आता है विदर्भ या महाराष्ट्र का, जो कि मराठी भाषी हुआ करते थे। कौन से भाषी हुआ करते थे? मराठी भाषी हुआ करते थे। तो जो मराठी भाषी जिले थे, स्वाभाविक सी बात है, जिले का गठन, जो राज्यों का गठन हो रहा है वो भाषा के आधार पर हो रहा है। तो भाषा के आधार पर होगा तो ये बात स्वाभाविक है कि मराठी भाषी लोग मध्य प्रदेश में शामिल होंगे नहीं। तो यहीं पर से आपको समझना है कि जब ये नवीन मध्य प्रदेश का गठन हो रहा है 1 नवंबर 1956 को, तो आपका जो बरार वाला इलाका है, बरार और सीपी के कुछ एरिए, लगभग 8 डिस्ट्रिक्ट हैं। 8 के 8 डिस्ट्रिक्ट आपके किसको दिए जाएंगे? तत्कालीन प्रांत जिसका नाम हुआ करता था बम्बई, वर्तमान में महाराष्ट्र इसका नाम है। तो समझिए, जो विदर्भ वाला इलाका हुआ करता था, अर्थात ये नीचे वाला जो हिस्सा मैंने आपको बताया पार्ट सी का, तो ये याद रखना है आपको, पार्ट सी के किसके? पार्ट सी नहीं, पार्ट ए के। किसके? पार्ट ए, जो कि सीपी और बरार वाला क्षेत्र है, इसके 8 जिले आपके तत्कालीन बम्बई राष्ट्र को दिए गए, बम्बई राज्य को दिए गए। कौन कौन से थे? तो यहाँ पर आपको 8 की 8 डिस्ट्रिक्ट आपको याद रखना है, अगर पूछा जाए धोखे से तो। अगर यहाँ बात करें तो सबसे पहला आएगा आपका बुल्ढाना, उसके बाद दूसरे नंबर पे है आपका नागपुर, तीसरा बात करें तो आपका अकोला, चौथा है अमरावती, पांचवा है चांदा, छठा है बुल्ढाना हो गया आपका, नागपुर हो गया, अकोला अमरावती हो गया, वर्धा, ठीक है, अगला है 7वां यवतमाल, और एक और हुआ करता था यवतमाल के अलावा भंडारा। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखेंगे कि कौन सा हुआ करता था? भंडारा। तो क्या हुआ, जब आपका 1 नवंबर 1956 को जब भाषा के आधार पर मध्य प्रदेश का गठन किया गया, तो मध्य प्रदेश का जो नीचे वाला इलाका हुआ करता था, जो पार्ट ए का हिस्सा हुआ करता था, सीपी एवं बरार वाला, तो मराठी भाषी होने की वजह से पार्ट ए के क्या कर दिए गए? 8 डिस्ट्रिक्ट जो मराठी भाषी हुआ करते थे वो तत्कालीन बम्बई प्रांत में मिला दिए गए। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट थे? तो आपको याद रखना है, बुल्ढाना, नागपुर, अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाल, भंडारा, चांदा आदि। ठीक है, एक ही इसमें आप याद रखें, कोशिश करें कि ये आटो आपको क्या हो, याद हो, क्योंकि कई बार पूछा जा सकता है। तो पार्ट ए की अगर आपसे अब क्वेश्चन पूछा जाए कि पार्ट ए का हिस्सा कौन सा था जो उस समय महाराष्ट्र को दिया गया या बम्बई प्रांत को दिया गया, तो आपको याद रखने हैं 8 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हुआ करते थे जो मराठी भाषी हुआ करते थे, उनको दिया गया था। उनके नाम इस प्रकार हैं। अब बात करते हैं इसमें से एक तो ये चेंजेस किया गया, इसके अलावा और चेंजेस, 2 चेंजेस और किए गए थे। मध्य प्रांत तो पूरा मिला लिया गया था, विंध्य प्रांत आपका पूरा मिला लिया गया था, भोपाल आपका पूरा मिला लिया गया था। ठीक है, लेकिन जो आपका पार्ट बी का हिस्सा है, पार्ट बी को आप समझिए, पार्ट बी में एक आपने सुना होगा, मंदसौर के पास एक तहसील है भानपुरा। कौन सी तहसील है? भानपुरा है। जो भानपुरा तहसील है, इस भानपुरा तहसील को, जो कि राजस्थान में हुआ करती थी, इसका एक ग्राम है सुनेल टप्पा। क्या नाम है? आपको याद रखना है, सुनेल टप्पा। भाई ये तो याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, पार्ट ए में 8 हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बस ये पार्ट बी का जो हिस्सा था वो सुनेल टप्पा, जो कि भानपुरा तहसील का क्या हुआ करता था? ग्राम हुआ करता था। इसको केवल किसको दिया गया? राजस्थान को दिया गया। बाकी पूरी की पूरी भानपुरा तहसील को आपके मध्य प्रदेश में मिला लिया गया। ठीक है, इसके अलावा और क्या चेंजेस? इसके अलावा आपके तत्कालीन कोटा जो हुआ करता है, कोटा डिस्ट्रिक्ट जो राजस्थान में है, कोटा डिस्ट्रिक्ट की एक तहसील हुआ करती थी सिरौंज। क्या हुआ करती थी? सिरौंज। और ये सिरौंज आती है विदिशा के पास। तो सिरौंज, कोटा डिस्ट्रिक्ट की सिरौंज तहसील को मध्य प्रदेश में मिलाया गया, जो कि विदिशा के अंतर्गत आती है वर्तमान। ठीक, इसके अलावा अगर बात करूं मैं मध्य भारत की, तो मध्य भारत का पूरा हिस्सा इसमें मिला लिया गया था।
इसके बाद भोपाल को भी मिला लिया गया, विंध्य प्रांत को भी मिला लिया गया। विंध्य प्रांत की लगभग 38 रियासतें हुआ करती थी, ठीक है। मध्य भारत की कितनी हुआ करती थी? 25 रियासतें हुआ करती थी। इन सभी को मध्य प्रदेश में मिला लिया गया। तो आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि जब 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश का गठन भाषा के आधार पर किया गया और इसका नाम मध्य प्रदेश रखा गया, उस समय पार्ट ए, पार्ट बी एवं पार्ट सी के कौन कौन से हिस्से हमारे मध्य प्रदेश में मिलाए गए और कौन कौन से अलग किए गए, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये ध्यान रहेगा आपको। जैसे पार्ट ए की बात करें तो पार्ट ए में 8 डिस्ट्रिक्ट हैं जो मराठी भाषी हैं, तत्कालीन बम्बई प्रांत को दिए गए। कौन कौन से हैं? तो नागपुर है, बुल्ढाना है, आपका वर्धा है, भंडारा है, चांदा है और क्या है, यवतमाल है, ठीक है। तो ये चीज़ों को क्या कर दिया गया? महाराष्ट्र में मिला दिया गया, जो वर्तमान में महाराष्ट्र कहलाता है। उसके अलावा अगर बात करें पार्ट बी के हिस्से से क्या क्या मिला गया, तो पार्ट बी के अंतर्गत ये दोनों हिस्से हैं, चाहे सिरोंज को मान लें, चाहे किसको मान लें, सुनील टप्पा को मान लें। तो सुनील टप्पा को आपको इसलिए याद रखना क्योंकि भानपुरा पहले राजस्थान की तहसील हुआ करती थी। तो क्या किया गया, भानपुरा को मध्य प्रदेश में मिलाया गया, लेकिन एक छोटा सा गाँव है सुनील टप्पा को राजस्थान को दे दिया गया। ऐसे क्या हुआ, यहाँ पर के आसपास आपका विदिशा आती है, विदिशा के पास सिरोंज तहसील हुआ करती थी, जो कि कोटा डिस्ट्रिक्ट की सिरोंज तहसील हुआ करती थी। तो क्या कर दिया गया, सिरोंज को मध्य प्रदेश में मिला दिया गया। तो यहाँ तक अब आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं कि हमारा जो मध्य प्रदेश है पार्ट ए, पार्ट बी एवं पार्ट सी से है। इनके चीफ मिनिस्टर कौन हुआ करते थे? जब 1 नवंबर 1956 को हमारे मध्य प्रदेश का गठन हुआ तो कौन चीफ मिनिस्टर बने पहले, उसके अलावा कौन कौन से हिस्से को अलग किया गया, मिलाया गया, ये सारी चीज़ें हमने आपको क्लियर कर दी। यदि एक बार में समझ में ना आए तो बार बार आप वीडियो को स्किप करके रिटर्न जाके देख सकते हैं। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अब हम इसकी ज़रूरत नहीं है मैप की, अब मैप हम हटा देते हैं। हमारा 1947 से लेकर 1956 तक का सफ़र हो चुका है और लगभग हमने सारी चीज़ें कवर करी है, चाहे हिस्ट्री का हो या तत्कालीन परिस्थितियां हो, राज्य पुनर्गठन आयोग हो, इन सभी के बारे में हमने पढ़ चुके हैं। अब क्या हो रहा है, आपका मध्य प्रदेश का गठन हो चुका है। कब हुआ है? 1 नवंबर 1956 में, ठीक है। तो हमारा जो राजकीय डे मनाया जाता है वो 1 नवंबर को मनाया जाता है और मध्य पर्व इसको कहा जाता है, मध्य प्रदेश पर्व नहीं कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 1 नवंबर 1956 में जब मध्य प्रदेश का क्या हुआ, गठन हुआ, तो उस समय हमारे यहाँ 43 जिले हुआ करते थे, 43 डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे। इसमें छत्तीसगढ़ वाला हिस्सा भी शामिल है, जो कि 2000 में आके आपका क्या होगा, अलग होगा। तो जब मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ तो हमारे यहाँ कितने जिले हुआ करते थे? 43 हुआ करते थे। कितने हुआ करते थे? 43। अब देखिए हम समझेंगे कि किस तरह से जिलों का गठन होगा। इसी समय हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी को बनाया गया था, किसको? भोपाल को, जो कि क्या हुआ करती थी, सीहोर जिले की तहसील हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? सीहोर जिले की तहसील हुआ करती थी। इसको क्या बना दिया गया? राजधानी बना दिया गया, ठीक है। अब यहाँ से चलते हैं, जब 43 जिले हैं तो क्या होगा, एक डेट आपको याद रखनी है। कौन सी डेट है? 26 जनवरी 1972। क्या याद रखना है आपको? 26 जनवरी 1972। इस दिनांक में मध्य प्रदेश में, तत्कालीन मध्य प्रदेश में 2 नए जिलों का गठन किया गया और उन जिलों का नाम था, एक था आपका भोपाल, जो कि आपको मालूम ही है जब सीहोर में है तो सीहोर से अलग होकर बनेगा, ठीक है। किससे अलग होकर बनेगा? सीहोर से अलग होकर बनेगा भोपाल, ठीक है। और एक और डिस्ट्रिक्ट बना जो कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ में है, उसका नाम था राजनांदगांव। क्या नाम था? राजनांदगांव था। और राजनांदगांव जो अलग हुआ था वो दुर्ग से अलग हुआ था। उस समय दुर्ग डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था, दुर्ग डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर राजनांदगांव का डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, 26 जनवरी 1972 में 2 नए जिलों का गठन किया गया, भोपाल एवं किसका? राजनांदगांव का। राजनांदगांव वर्तमान में छत्तीसगढ़ में है। भोपाल आपका किससे अलग होकर बना? तो सीहोर से अलग होकर बना, क्योंकि ऑलरेडी तहसील हुआ करती थी सीहोर की, लेकिन राजधानी 1956 से ही है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर राजनांदगांव दुर्ग से अलग होकर बना था, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट याद रखना कि इस तरह से दोनों का मिलाकर कितने हो जाएंगे आपके डिस्ट्रिक्ट? 45 हो जाएंगे। जब 1972 में 2 नए जिले गठित होंगे तो आपके जिलों की संख्या क्या हो गई? 72 तक 45 हो गई। अब हम यहाँ से और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्या हो रहा है, 26 जनवरी 1972 को 2 नए जिले गठित किए गए,
कौन कौन से ज़िले थे? तो आपका भोपाल डिस्ट्रिक्ट था और दूसरा कौन सा था? राजनांदगांव था। तो इस तरह अब 1972 तक अगर हम बात करें तो 1972 तक हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्टों की संख्या हो गई है 45। ठीक है, जब 45 डिस्ट्रिक्ट हो गई, चूंकि हमारा मध्य प्रदेश का क्या हो रहा है, ये 1972 तक की बात कर रहे हैं अपन, 72 तक की बात कर रहे हैं, 45 डिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं। चूंकि क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा था, तो क्षेत्रफल ज़्यादा होने की वजह से प्रशासनिक दृष्टिकोण से बड़ी असुविधा हुआ करती थी। जब असुविधा हुआ करती थी तो कई लोगों ने रिकमेंड करा कि नए जिलों का गठन किया जाए। तो इसी क्रम में क्या हो रहा है, इसी क्रम में 1983 में एक जिला पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। किसका गठन किया गया था? जिला पुनर्गठन आयोग का। नए जिले बनाने के लिए जिला पुनर्गठन आयोग बनाया गया और इसके अध्यक्ष हुआ करते थे वीपी दुबे। कौन हुआ करते थे? वीपी दुबे। और सन की अगर बात करें तो ये सन था आपका 1983। कब था? 1983। जब प्रशासनिक दृष्टिकोण से असुविधा हुई तो ये मांग हुई कि नए जिले का गठन किया जाना चाहिए। तो नए जिले के गठन के लिए क्या किया गया? मध्य प्रदेश शासन ने क्या करा? एक जिला पुनर्गठन आयोग का गठन किया, जिसके अध्यक्ष कौन हुआ करते थे? वीपी दुबे हुआ करते थे। ठीक, वीपी दुबे ने अपनी रिकमेंड करी और इस आधार पर, इन्हीं की रिपोर्ट के आधार पर अपना, आपको 2 डेट आपको याद रखनी पड़ेंगी। एक है आपका 25 मई 1998। पहली तो आप ये याद रखें, किसके रिकमेंड पे? जिला पुनर्गठन आयोग अर्थात वीपी दुबे आयोग के आधार पर आपके क्या हो रहा है? 25 मई 1998 को 10 नए जिलों का गठन किया गया। कितने जिलों का गठन किया गया? 10 नए जिले का गठन किया गया। आपको केवल 10 याद रखना है। इनमें से तत्कालीन मध्य प्रदेश के 4 थे। इनमें से तत्कालीन मध्य प्रदेश के अभी जो बात करें तो अभी के 4 ऐसे जिले हैं जो अभी भी वर्तमान में यहाँ पर हैं। तो कौन कौन हुआ करते हैं? अगर आपको बताएं तो ये 4 कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट बने थे, तो याद रखिए। सबसे पहला जो है वो मुरैना से अलग होकर बना था, उसका नाम था क्या? श्योपुर। क्या था? श्योपुर। ठीक है, इसके अलावा एक आपने जबलपुर से देखा होगा। जबलपुर से अलग होकर एक जिला बना जिसका नाम था कटनी। ठीक है, जबलपुर से एक जिला अलग हुआ, उसका नाम था क्या? कटनी। एक और जिला, एक नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 जो है वो है आपका क्या? वो है आपका बड़वानी। ठीक है, बड़वानी डिस्ट्रिक्ट बना और बड़वानी बना था खरगोन से अलग होगा। ठीक है, खरगोन से अलग होकर क्या बना? बड़वानी डिस्ट्रिक्ट बना। और चौथा जो जिला था आपका, चौथा जिला कौन सा था? तो मंडला आपका डिस्ट्रिक्ट हुआ करता है। मंडला से अलग होकर एक जिला बना जिसका नाम था डिंडोरी। तो आप इसको याद रखना पड़ेगा आपको। क्या हो रहा है? 25 मई 1998 को जिला पुनर्गठन अर्थात वीपी दुबे समिति की सिफारिश पर 10 नए जिलों का गठन किया गया। उससे पहले हमारे यहाँ 45 जिले हुआ करते थे। ठीक है, उस 10 जिले में से 4 जिले वर्तमान मध्य प्रदेश में हैं। कौन कौन से जिले बने? तो आपको याद रखना है, जबलपुर से अलग होकर कटनी बना, मुरैना से अलग होकर श्योपुर बना, और आपका खरगोन से अलग होकर बड़वानी बना, और एक और आपका क्या? मंडला से अलग होकर ढिंडोरी बना। तो आपको ये याद रखना है, जबलपुर से कटनी, मुरैना से श्योपुर, और किससे? खरगोन से बड़वानी, और मंडला से अलग होकर डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट बना। तो ये 4 जिले आपको याद रखने हैं। अगर धोखे से पूछ लिए जाएं तो वैसे पूछे भी जा सकते हैं, चांसेस होते हैं, तो आपको याद रखना है। जब 25 मई 1998 में 10 नए जिले बनाए तो ये काफ़ी विवादास्पद रहे हैं, क्योंकि लोगों की ये मांग थी कि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट बनेंगे। जब नहीं हुआ तो इसी समय इस बात का विरोध हुआ तो तुरंत क्या करा गवर्नमेंट ने, सरकार ने क्या करा? 10 जून को, कब? याद रखिए, ये चीज़ आपको याद रखनी है। 10 जून 1998 में वापस से एक सिंहदेव कमेटी गठित की गई। सिंहदेव कमेटी। ठीक है, ये सिंहदेव कमेटी गठित की गई तत्काल में 10 जून 1998 में, और इनसे कहा गया कि आप और बताएं कि जो लोग मांग कर रहे हैं उनको कहाँ से क्या कैसा जिला बनाया जाना चाहिए। ठीक है,
तो 25 मई 98 में 10 ज़िले बना दिए गए, लेकिन फिर भी विवाद बढ़ा तो क्या हुआ आपका 10 जून 1998 में सिंहदेव कमेटी बनाई गई कि वापस से ज़िले बनाने के लिए, और इसी के तहत मैं ये रेश कर रहा हूँ, आप याद रख लीजिएगा इसको, ठीक है। समझिए यहाँ पर क्या हो रहा है। 10 जून 98 में सिंहदेव कमेटी, आपको ये इंपॉर्टेंट रखना है, जो 10 ज़िले बनेंगे वो किसके उस पे बनेंगे, वीपी दुबे, और ये वाला जो बनेगा सिंहदेव कमेटी की सिफारिश पे बनेंगे। तो ये 6 जुलाई को, कब 6 जुलाई 1998 में वापस से आपके कितने ज़िले बनेंगे, 6 ज़िलों का गठन किया गया। इन 6 ज़िलों में से वर्तमान मध्य प्रदेश में 3 ज़िले हैं। कितने ज़िले हैं, 3 ज़िले हैं, और इन तीनों के आपको नाम याद रखना है। अगर बात करें पहला तो शहडोल से हटकर बना है कौन, उमरिया। आपको ये बात भी याद रखनी है कि कौन सी जगह डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर कोई नया ज़िला बन रहा है, ठीक है। तो शहडोल से अलग होकर कौन बना, उमरिया बना, और इसी समय होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर हरदा एक ज़िला बना। क्या बना, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर हरदा एक डिस्ट्रिक्ट बना, और इसके अलावा एक और ज़िला बना, उस तीसरे ज़िले का नाम है आपका नीमच, और जो कि किससे अलग होकर बनेगा, मंदसौर डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर नीमच बना। तो दोस्तों आपको याद ये रखना है कि 1998 में टोटल 7 ऐसे ज़िले जो वर्तमान मध्य प्रदेश में हैं उनका गठन किया गया था, ठीक है। कौन कौन से बने 6 जुलाई 1998 में, शहडोल से हटकर उमरिया बना, होशंगाबाद से हरदा, और मंदसौर से नीमच। यहाँ शहडोल इसलिए याद रखना है क्योंकि शहडोल डिस्ट्रिक्ट से 2 जिलों का गठन हो रहा है। इससे पहले 1998 में ही क्या गठित हुआ था आपका, अभी इसके बाद एक और गठित होगा, इसमें आप ध्यान रखना। शहडोल से 2 चीज़ें बनेंगी, एक तो उमरिया बना, अभी कुछ 2003 में अनूपपुर बनेगा, ठीक है। अब आगे बढ़े यहाँ पर से, यहाँ तक क्लियर है। इस तरह से टोटल 10 और 6 कितने हो गए, 16, और आपके 2000 तक अर्थात 1998 तक जिलों की संख्या आपकी कितनी हो गई है, 61 हो गई है। कितनी हो गई है, 61 जिले आपके हो चुके हैं, ठीक है। जब 61 जिले हो गए तो छत्तीसगढ़ राज्य की मांग की गई, और छत्तीसगढ़ राज्य की मांग की गई तो छत्तीसगढ़ नया राज्य बनाया गया 2000 में, सभी को मालूम है आपको, ठीक है। तो जब छत्तीसगढ़ राज्य बनाया गया तो 1 नवंबर अब 2000 में अपन क्या होगा, पुनर्गठन होगा किसका, मध्य प्रदेश का। 31 अक्टूबर को क्या हो गया, छत्तीसगढ़ का गठन हो गया, और जैसे ही छत्तीसगढ़ का गठन हुआ तो मध्य प्रदेश के 16 डिस्ट्रिक्ट किस में चले गए, आपके छत्तीसगढ़ में चले गए, ठीक है। जब 16 डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में जाएंगे तो अब कितने बचेंगे, तो 1 नवंबर 2000 की बात करें अपन, सॉरी ये 2000 है, 1 नवंबर 2000 की बात करें तो 1 नवंबर 2000 में तत्कालीन मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी होगी आपके, 45 होगी। कितने होंगे, 45 ज़िले होंगे, ठीक है, 45 ज़िले, और इस समय 9 संभाग आपके होंगे। ये याद रखना आप, संभाग यहाँ पर अगर धोखे से पूछ लिया जाए तो याद रखना, यहाँ पर 9 संभाग और 45 ज़िले होंगे। अब यहाँ पर से अपन समझते हैं कि इस तरह से आपके 52 जिलों का सफ़र रहा है, ठीक है। तो इसी क्रम में अगर बात करें अपन, तो सबसे पहले आपका क्या, 15 अगस्त को याद कर लीजिए आप, 15 अगस्त 2003 में 3 नए डिस्ट्रिक्ट बनाए गए। 15 अगस्त 2003 में कौन कौन से थे, तो अनूपपुर था, अशोकनगर था, और कौन था, बुरहानपुर। 3 नए डिस्ट्रिक्ट आपके बनाए गए थे, ठीक है। 15 अगस्त 2003 में 3 नए डिस्ट्रिक्ट बनाए गए। आपको याद रखना है, एक बनाया गया अनूप अर्थात अनूपपुर, दूसरा बनाया गया बुरहानपुर, और जो तीसरा बनाया गया वो क्या था, अशोकनगर। जब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन 1 नवंबर 2000 में हुआ तो उस समय तत्कालीन मध्य प्रदेश में 45 जिले हुआ करते थे और 9 संभाग हुआ करते थे। फिर 2003 में 15 अगस्त 2003 में 3 नए जिले और बनाए गए। कौन कौन से थे, अनूपपुर था, बुरहानपुर था, अशोकनगर था। किससे अलग होकर बने थे, तो जो अनूपपुर बना था वो बना था शहडोल से अलग होकर। तो आपको ये याद रखना है कि मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जिससे 2 नए जिले बन चुके हैं। तो उमरिया 98 में बन ही चुका था, अनूपपुर वापस से किस में बन गया, शहडोल में, शहडोल से हटके वापस से अनूपपुर बना है।
बुरहानपुर किससे बना? तो बुरहानपुर आप गंजेड़ी लोगों को जानते ही हैं, तो आप याद रखें खंडवा से अलग होकर कौन बनेगा? आपका बुरहानपुर बनेगा। ठीक है, अगर बात करें अशोकनगर की, तो अशोकनगर आपका गुना से अलग होकर बना था। किससे अलग होकर बना था? गुना से। तो इस तरह से आपको याद रखना है एक वे में कि 2003 में 15 अगस्त 2003 में 3 नए जिलों का गठन किया गया। अशोकनगर था, बुरहानपुर था और अनूपपुर था। ठीक है, किससे अलग होकर बने हैं ये आपको याद रखने पड़ेंगे। अगर अनूपपुर की बात करें तो शहडोल से, बुरहानपुर की बात करें तो खंडवा से, और अगर हम बात करें किसकी? अशोकनगर की, तो अशोकनगर आपका गुना डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर नया जिला बना था 15 अगस्त 2003 में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब आपके ज़िले कितने हो गए? आपके 48 ज़िले हो चुके हैं। कितने हो गए हैं? वापस से 48 ज़िले हो गए। अब मैं ये लिखा रहने देता हूँ ताकि आपको याद रहे, बाकी का हम यहाँ समझते हैं। अब वापस से 2008 में 2 ज़िले का गठन होगा, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप बात करें 2008 में, तो सबसे पूर्वी एवं पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें तो सबसे पूर्वी वाला जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट है आपका सिंगरौली। अगर हम बात करें सबसे पश्चिमी तो वो आपका अलीराजपुर है। तो आपको इसी लॉजिक से याद रखना है कि 2008 में जो नए डिस्ट्रिक्ट बनेंगे वो आपके सबसे पूर्वी वाला बनेगा सिंगरौली बनेगा, और सबसे इधर वाला कौन सा बनेगा? अलीराजपुर। लेकिन पश्चिम वाले को पहले आपको याद रखना है, पहले बनेगा अलीराजपुर। तो 2008 में जब 2 नए डिस्ट्रिक्ट बने तो डेट क्या है? तो डेट आपको याद रखना है, एक है 17 मई 2008, और 17 मई 2008 को आपका जो जिला बना था वो था अलीराजपुर। कौन सा जिला था? अलीराजपुर। और अलीराजपुर बना था झाबुआ से अलग होकर। किससे अलग होकर बना है? झाबुआ से अलग होकर 17 मई 2008 में नया डिस्ट्रिक्ट बना अलीराजपुर, जो कि आपके पश्चिमी मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी हिस्सा है। ठीक है, उसके अलावा यहीं पर से आपको याद रखना है 24 मई 2008। 24 मई 2008 को जो आपका एक नया जिला बना था उसका नाम था सिंगरौली। क्या था? सिंगरौली। और सिंगरौली जो बना था वो सीधी से अलग होकर बना था। किससे अलग होकर बना था? सीधी से अलग होकर सिंगरौली 24 मई 2008 को बना। ठीक है, तो आप याद रखें। अब अगर हम बात करें 1 नवंबर 2000 की, तो 1 नवंबर 2000 में हमारे यहाँ 45 डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे। ठीक है, 45 डिस्ट्रिक्ट और 9 संभाग हुआ करते थे। ठीक है, अनूपपुर, बुरहानपुर, अशोकनगर 2003 में गठित हुए। इस तरह से कितने हो गए? 48। 2 2008 में हो गए। इसी 2008 को आपको इस बात के लिए भी याद रखना है कि इसी समय 2 नए संभाग बनाने की बात भी कही गई थी, लेकिन बने नहीं। 2 नए संभाग थे, एक था शहडोल बनाने की रिकमेंड की गई, दूसरा छिंदवाड़ा बनाने की रिकमेंड की गई। तो शहडोल तो बना दिया गया 2008 में, छिंदवाड़ा अभी तक नहीं बना है। शहडोल में 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं आपका, उमरिया, अनूपपुर और शहडोल आता है। अगर छिंदवाड़ा अगर संभाग बनता है तो उसमें 3 डिस्ट्रिक्ट आपके आएंगे, बालाघाट, सिवनी और छिंदवाड़ा। ठीक है, अभी तक हालांकि बना नहीं है। 11वां संभाग आपका प्रस्तावित है 2008 से। इस तरह से आपके जो जिले हो गए, अभी तक यहाँ पर जिले आपके कितने हो चुके हैं? 50 जिले हो चुके हैं, और अभी 2 जिले और बाकी हैं। तो 2 जिले कौन कौन से हैं आपको सभी को मालूम है। एक जिला है आपका 16 अगस्त को जो बना है, क्या नाम है इसका? आगर मालवा। अगर बात करें आगर मालवा किससे अलग होकर बना है, तो शाजापुर से अलग होकर बना है। ठीक है, जो आपका 51वां जिला बना वो 16 अगस्त को बना आगर मालवा के नाम से, और आगर मालवा शाजापुर से अलग होकर बना था। और आपको सभी को मालूम होगा मेरे ख्याल से, अगर नहीं भी मालूम है तो याद रखिए, आपका 52वां जो जिला है वो बना है 1 अक्टूबर 2018 को, और ये बना है क्या? निवाड़ी। और निवाड़ी बना है टीकमगढ़ से अलग होकर। ठीक है, जो निवाड़ी आपका 52वां डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है? निवाड़ी टीकमगढ़ से अलग होकर बना है। ठीक है, इसके अंतर्गत 3 तहसील आती हैं आपकी, तो तहसील भी आप इसकी याद रख लेना क्योंकि ये नया नया गठित हुआ है। तो निवाड़ी में जो आती है, एक आती है पृथ्वीपुर, एक स्वयं निवाड़ी है, एक निवाड़ी है, और तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका क्या? ओरछा। तो ओरछा तहसील किसके अंतर्गत आती है? निवाड़ी के अंतर्गत। और एक चीज़ और यहाँ पर इम्पोर्टेंस ये है कि क्षेत्रफल एवं जनसंख्या दोनों में ही आपका कौन सा सबसे छोटा जिला है? निवाड़ी आपका जिला है। ठीक है, इस तरह से आपके ज़िलों की संख्या हो गई है 52।
3 नए ज़िले प्रस्तावित हैं। उन 3 ज़िलों के नाम मैं आपको बता देता हूं और किससे अलग होकर बनेंगे, हालांकि आपको इनको काउंट नहीं करना है। एक की बात करें चाचौड़ा की, जो कि गुना से अलग होकर बनेगा। एक है मैहर, जो सतना से अलग होकर बनने की संभावना है। और एक है आपका नागदा, जो कि उज्जैन से अलग होकर बनेगा। तो दोस्तों, इस तरह से आज हम अपने मध्य प्रदेश के 52 डिस्ट्रिक्ट तक आ चुके हैं। अगला जो वीडियो होगा, अगले वीडियो में हम प्रशासनिक दृष्टिकोण से पढ़ेंगे और सभी संभागों में कितने जिले आएंगे इसके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके अलावा मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या है, कितने डिग्री अक्षांश या देशांतर वाली स्थितियां हैं, इन सभी के बारे में वर्णन करेंगे। एक बार हम आपको क्विक रिवीजन करा देते हैं कि मध्य प्रदेश का गठन जब 1 नवंबर 1956 को हुआ, उस समय 43 डिस्ट्रिक्ट आपके हुआ करते थे, 43। अगर बात करें कि गठन किस आधार पर हुआ मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश का जो गठन हुआ था वो राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 फजल अली के माध्यम से हुआ था। उसके बाद अगर बात करें 1 नवंबर 2000 की, तो 1 नवंबर 2000 में जब छत्तीसगढ़ आपका नया राज्य बना, तो उस समय मध्य प्रदेश में 45 ज़िले हुआ करते थे। ठीक है, और इस तरह से 2003 में 3 डिस्ट्रिक्ट बने, 2008 में 2 बने, इस तरह से 5 हो गए, कितने 50। और 2013 में आपका आगर मालवा बना, जो 16 अगस्त आपको इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। उसके अलावा 1 अक्टूबर 2018 में एक और नया जिला आपका बना है, कौन सा, निवाड़ी, आपको ये भी याद रखना है। इस तरह से आपके ज़िले कितने हो गए, 52 ज़िले हो गए। और 2008 में शहडोल संभाग बना है, तो संभागों की संख्या आपकी कितनी हो गई, 10 हो गई। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ सके कि हम आपको बेहतर से बेहतर शिक्षा प्रदान कर सकें। तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद आपका बहुत बहुत, थैंक यू वेरी मच।